हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, एवी सफलता पर यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की ये हिस्ट्री की क्लास है और इसमें आज का हमारा टॉपिक है गुप्त वंश। और इसमें भी हमारा मेन फोकस रहेगा समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय पर, जैसा कि आपके सिलेबस में भी इसी के अनुसार दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। यदि गुप्त वंश के संस्थापक की बात की जाए तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हुआ और श्रीगुप्त के अगले शासक यानी कि उत्तराधिकारी की बात की जाए तो गुप्त वंश का अगला शासक घटोत्कच हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की। तो चंद्रगुप्त प्रथम ये गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट हुआ और ये गद्दी पर 320 ईस्वी में बैठा था और इसने उपाधि धारण की थी महाराजाधिराज की, यानी कि जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। आपसे पूछा जाए महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण की। अब बात करते हैं गुप्त संवत की। तो दोस्तों, गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में चलाया गया और ये चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा शुरू किया गया था। और अब बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी की। तो समुद्रगुप्त इसका उत्तराधिकारी हुआ और हमको समुद्रगुप्त को ही अच्छे से पढ़ना है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गद्दी पर 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त बैठा था। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया और इन्हीं विजय के कारण इसको भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा। और इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा, तो ये इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने कहा था। तो दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारत देश का नेपोलियन कहा जाता है और किसने कहा, ये विंसेंट स्मिथ ने कहा था। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के दरबारी कवि की। तो इसका दरबारी कवि हरिशेन हुआ। आगे देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति लेख, प्रयाग का पूर्व नाम इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की, तो ये हरिसेन ने की थी। वहीं बात करते हैं समुद्रगुप्त जो था वो विष्णु का उपासक था, यानी कि ये विष्णु भगवान की पूजा करता था। समुद्रगुप्त ने जो उपाधि धारण की उसको अश्वमेधकर्ता कहते हैं, यानी कि अश्वमेधकर्ता किसको कहते हैं, किसकी उपाधि थी, तो ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी। आगे देखते हैं। दोस्तों, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। इसने अपने सिक्कों पर खुद को वीणा बजाते हुए दर्शाया था। तो आपसे पूछा जाए किस शासक ने खुद को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया था, तो ये समुद्रगुप्त ने दर्शाया था। तो दोस्तों, विक्रमांक और कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। आगे देखते हैं। दोस्तों, एरण अभिलेख सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, इस अभिलेख से मिलता है कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर कुबेर के समान तथा रुष्ट होने पर यमराज के समान था। तो आपसे पूछा जाए कि समुद्रगुप्त प्रसन्न होने पर किसके समान था, तो ये कुबेर के समान था और रुष्ट यानी कि क्रोधित होने पर ये यमराज के समान हो जाता था। आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंध को संरक्षण दिया था। तो वसुबंध को संरक्षण किसने दिया था, तो ये समुद्रगुप्त ने दिया था। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। ये भी हमारे टॉपिक के मेन फोकस है, तो चलिए इनको देखते हैं। तो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो कि 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। दोस्तों, चीनी यात्री फायन जो था ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। आगे देखते हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो चांदी के सिक्के क्यों चलवाए चंद्रगुप्त द्वितीय ने, तो ये शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाए थे। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख उदयगिरी गुफा अभिलेख से मिलता है। आगे देखते हैं। शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की, अगर ये आपसे पूछा जाए तो ये विक्रमादित्य उपाधि धारण की। तो विक्रमादित्य उपाधि किसकी है, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त के नवरत्न के बारे में। तो इनके नवरत्न में कालिदास, धन्वंतरी, छप्पड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर और बारामिहिर और बररुचि थे। अब बात करते हैं संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि पूछे जाए तो कालिदास जी थे। ये किसके शासनकाल में थे, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक उन्हीं के शासनकाल में थे। और बात करी जाए आयुर्वेदाचार्य की, तो ये धन्वंतरी जी थे, यानी कि धन्वंतरी जी कौन थे, तो ये आयुर्वेदाचार्य थे। और बारामिहिर
ये कौन थे? ये एक खगोल शास्त्री थे। अब दोस्तों ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से था। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इनको नवरत्न कहा जाता था और इनमें से कौन था। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी और इससे आप अच्छे से याद कर पाएंगे। तो ये ट्रिक है दोस्तों, अमर छापे से बेशक काला धन बराबर घटा। आपको ये ट्रिक अच्छे से याद रखनी है, अमर छापे से बेशक काला धन बराबर घटा। अब इससे हम कैसे बनाएंगे तो देखते हैं। अमर से दोस्तों अमर सिंह बनेगा और छापे से छपरनक बनेगा। तो दोस्तों इस बे से हम बेताल भट्ट बनाएंगे और शक से हम शंकु बनाएंगे। आगे देखते हैं। तो ये काला लेंगे, इससे हम काला से कालिदास बनाएंगे और धन से हम धन्वंतरी को बनाएंगे। आगे देखते हैं। जब हम ये बड़ा स्टार्टिंग का लेंगे, बराबर में से बड़ा लेंगे तो इससे हमारा वारा मिहिर बनेगा और आखिरी में जो वर आ रहा है इससे हम वर रुचि बनाएंगे और वहीं जो घटा है इससे हम घटकर पर बनाएंगे। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको याद रखनी है और आप अच्छे से इससे ये नवरत्न याद कर पाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों अब गुप्त वंश के महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह पूछा जाए तो गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। और गुप्त काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसको रुपये का या रूपक कहा जाता था। ये आपको याद रखना है, पूछ लेते हैं ये परीक्षा में। और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य, वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो दोस्तों पूछा जाए प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय या जिसको विक्रमादित्य भी कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? तो गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहते थे। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख का साक्ष्य कहाँ से मिलता है ये पूछा जाए तो ये ऐरण अभिलेख से मिलता है। ऐरण अभिलेख से सबसे पहले सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करते हैं भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा यदि पूछी जाए तो इनकी दरबारी भाषा संस्कृत थी। मेघदूत कुमार संभव की रचना किसने की? तो ये कालिदास ने की। और ये किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अब दोस्तों बात करते हैं हम कुमार गुप्त की। तो ये भी एक गुप्त शासक रहे हैं, गुप्त वंश के शासक रहे हैं। तो कुमार गुप्त प्रथम, इसके शासनकाल में ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो दोस्तों पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश में हुई? तो ये गुप्त वंश में हुई। और इसको किसके शासनकाल में स्थापना की गई? तो ये कुमार गुप्त प्रथम के शासनकाल में स्थापना की गई। तो दोस्तों तो यहाँ पर तुर्की लिखा होगा। तो दोस्तों तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया। तो आपसे पूछा जाए नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया? तो ये बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। आगे देखते हैं दोस्तों। स्कंदगुप्त, इसने भारत में स्थित गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया, यानी कि इसको दोबारा से स्टार्ट किया। किसने किया? पुनरुद्धार किसने करवाया? तो ये स्कंदगुप्त ने, सुदर्शन झील का। आगे देखते हैं दोस्तों। सुदर्शन झील का निर्माण की बात की जाए तो ये गुजरात में चंद्रगुप्त के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, उनके द्वारा ये इसका निर्माण कराया गया। तो सुदर्शन झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ये पुष्यगुप्त के द्वारा कराया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। अंतिम गुप्त शासक यदि आपसे पूछा जाए तो अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त हुआ। आगे देखते हैं दोस्तों। गुप्त काल की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, उसको देख लेते हैं। तो बात करते हैं मेघदूत, कुमार संभव और अभिज्ञान शकुंतलम, इसकी रचना किसने की? तो इसकी रचना कालिदास जी ने की। और वहीं बात की जाए मुद्रा राक्षस, तो इसकी रचना विशाखदत्त ने की। हर्षचरित और कादम्बरी ये बाणभट्ट ने रचना की। और ये किसके दरबार में थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में थे। ये कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। और पंचतंत्र की बात की जाए तो ये विष्णु शर्मा जी ने की। और आर्य सिद्धांत की बात की जाए तो ये आर्यभट्ट ने की। और पंच सिद्धांतिका किसने की? तो ये बारहमिहिर जी ने की। तो दोस्तों
ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी? दोस्तों, गुप्त वंश और समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो सभी आपको इस क्लास में कराया गया है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने चैनल एवी सफलता को ज्वाइन करें। थैंक यू।